तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर चेक कर सकते हो, या फिर जो है वीडियो सेक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो। सेम टाइप के आपको थंबनेल दिखाई दे जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, यानी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको पता है कि इससे रिलेटेड टेबल है पूरी 1.1। तो यहाँ पर देखते हैं, द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली फर्स्ट फॉर्म ए टर्बिड लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड स्टिल एट हायर टेम्परेचर टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपियर। द बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्मिंग। यानी ये किस टाइप का सब्सटेंस है जहाँ पर जो है वो टर्बिडिटी है लिक्विड में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जब हायर टेम्परेचर पे जाते हैं तो टर्बिडिटी जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। तो ये किस टाइप का सब्सटेंस है, एलोट्रोपिक क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल है, आइसोमेरिक क्रिस्टल है, या फिर आइसोमॉर्फस क्रिस्टल है। अब आपको ये पूरा कंप्लीट बताऊँ इससे पहले आप ये समझ जाइएगा कि पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो बहुत ओल्ड एनसीईआरटी थी 2000 के आसपास, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि क्वेश्चन ईयर देखिए 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ये सब चीज़ें होती थी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये जो है ये वाला टॉपिक ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया गया है। ग्लास इज ए, ग्लास क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, या फिर ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये क्या है। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 3 है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लास क्या है, ग्लास जो है वो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयन्स और मोलिक्यूल आल। ज़्यादातर जो क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पे गुड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो होती है। वो क्यों होती है, एटम्स आयन्स आर वीकली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, स्पेरिकल सिमेट्रिकल होता है, या फिर अरेंज इन ए प्लेन होते हैं। तो ये आपको टेबल जो मैंने अभी बताया 1.1 वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि गुड क्लीवेज क्यों होती है क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सभी के सभी एक प्लेन के अंदर अरेंज होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एज्यूम 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। यानी वो कौन सी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आइसोमेरिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, या फिर एमॉर्फिज्म। तो ये होती है पॉली मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर। तो मॉर्फिज्म का तो आपको पता है, मॉर्फोलॉजी आप पढ़ते भी हैं। मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, पॉली का मतलब मेनी, तो यानी मेनी टाइप के स्ट्रक्चर। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारा पूछा गया AIPMT 2000 में। कैटायन एंड एनायन कंबाइन इन ए क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंपाउंड। आपको ही पता है कैटायन यानी पॉजिटिव और एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज जब आ चुका है। याद करने का तरीका क्या, अगर आप कोई बहुत से भूल जाते हो तो ए का मतलब ए, एन का मतलब नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव चार्ज वाला। तो यहाँ पे कैटायन पॉजिटिव होते हैं, एनायन नेगेटिव। अगर इस टाइप का मिल रहा है तो वो किस टाइप का जो है वो कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक, मेटलिक, कोवेलेंट, डाइपोल। अब ये भी कोई पूछने की बात है, इस टाइप का मिलेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, फॉर 2 आयोनिक सॉलिड, यहाँ पे एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यानी हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, इससे रिलेटेड कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, लेटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द पोटेशियम हाइड्राइड। अगर पोटेशियम हाइड्राइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड Ki इज सोल्यूबल इन बेंजीन। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द, ये भी सही है। Ki हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ये। अब आगे लिखा है Ki सोल्यूबल इन बेंजीन। अब देखिए इनका कंपेयर नहीं करना है, कहीं यहाँ पे कह देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड में हाई मेल्टिंग पॉइंट है, Ki हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर इनका कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पर केवल ये बताना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है, तो वो हाई होता है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों करेक्ट है। Ki इज सोल्यूबल इन बेंजीन। अब देखिए Ki क्या है, एक आयोनिक सब्सटेंस है, और आयोनिक सब्सटेंस जो है वो पोलर के अंदर, ये क्या हो गया आपका जो बेंजीन हो गया वो नॉन पोलर हो गया। बेंजीन क्या होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो आयोनिक जो वो नॉन पोलर के अंदर सॉल्वेंट सोल्यूबल है या नहीं है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो Ki जो है वो सोल्यूबल नहीं होगा बेंजीन के अंदर, तो ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल 1991 का है। फॉर ए ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल्स आर। यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के हमें ये दे दिया गया है एक्सियल रेशियो दे दिया गया है और हमसे एक्सियल एंगल पूछा है। अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड नन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमसे ये पूछा है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की टेबल 1.3। एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है 1.3, एनसीईआरटी का पेज नंबर होगा आपका 10। तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, पूरी एक टेबल है। तो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, वो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड यूनिट सेल इज, ये हमसे पूछा गया है नीड 2013 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, तो डायमंड जो आता है वो एफसीसी के अंदर आता है। अब एफसीसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर कितने एटम्स होते हैं एफसीसी में, तो ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे। तो वहाँ पर देखिए, एक तो कॉर्नर में 8 एटम हो गए 1/8, तो कॉर्नर का तो टोटल एटम हो गया 1। अब फेस सेंटर में कितने होते हैं, टोटल 6 फेस हो गए और यहाँ पे कितना शेयर होता है 1/2, तो ये हो गए हमारे 3। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 3 + 1 ये टोटल 4 एटम्स आने चाहिए। अब यहाँ पर जो होते हैं वॉइड्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वो भी यहाँ पर प्लस होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं यहाँ पर 8, और ये कितना शेयर करते हैं 1/2, तो ये भी टोटल 4 एटम्स हो जाते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से टोटल जो है वो 8 एटम्स होते हैं डायमंड की पर यूनिट सेल में। किसमें, डायमंड की पर यूनिट सेल के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आपका ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2008 में आया था और 2008 वाला वापस 2013 में रिपीट हुआ था। अब वो 2008 वाला कब आया था वो आगे आएगा, ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, यानी एफसीसी की बात कर रहा है, ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल जो है वो इक्वली कितनी और यूनिट सेल से शेयर कर सकती है। अब आपको ही पता है जो फेस यूनिट होती है उसमें टोटल फेजेस कितने होते हैं, अगर हम इस टाइप से काउंट करें तो ये 4 हो गए। जैसे एक रूम होता है, रूम में कितने होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं ना, हमारे सामने होती हैं दाएं बाएं लेफ्ट राइट एंड हमारे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये तो 4 वॉल्स हो गई, एक अप सीलिंग हो गई और एक नीचे फ्लोर हो गया। तो टोटल कितने होते हैं 6 पेज, तो 6 से ही शेयर करता है एफसीसी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, और ये हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने बोला गया है, When zinc convert from melted state to its solid state, it has HCP, hexagonal closed packing structure. Then find the number of nearest atoms. तो टोटल नियरेस्ट एटम कितने होंगे ये हमसे पूछा है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 और 18 पे आपको मिल जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। यहाँ पर देखिए सिंपल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है कि यहाँ पर जो है वो कितने होते हैं 12 होते हैं। अब 12 कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर यहाँ पे 6 तो इस टाइप से बीच में शेयर होंगे, ठीक है, 6 तो इस टाइप से शेयर होंगे। अब 6 तो यहाँ पर हो गए, बट इसके साथ में 3 जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अप साइड में, और 3 ही क्या होते हैं, डाउन साइड में होते हैं। तो 3 अप 3 डाउन कितने हो गए टोटल, ये हो गए 6 एंड 3 यहाँ पर, इस 6 यहाँ पर हो गए। तो इस टाइप से टोटल कितने हो गए 12 शेयर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि नियरेस्ट एटम कितने हो गए एचसीपी में, तो 1 पॉइंट यहाँ पर हो गया, फिर ऊपर वाला भी 3 हो गया, फिर नीचे वाला भी 3 हो गया। मैं 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ और ये 3D में ही बात की गई है सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वो हो गए टोटल 12। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 एंड 18 में देख लेना, वहाँ पे फर्स्ट पैरा में डायरेक्टली मेंशन दिया है कि यहाँ पे 12 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, द एफसीसी क्रिस्टल कंटेन हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितने नियरेस्ट व आसपास के नहीं पूछा है, एक यूनिट सेल में कितने होंगे, यानी फेक्स हमारे पूछा है यहाँ पे एफसीसी लेटिस के अंदर। तो अब आप खुद देख लीजिए एफसीसी में कितने होंगे, एफसीसी में 1/8
8 कॉर्नर के हो गए, 6 पेज के हो गए इंटू 1/2, तो ये टोटल कितने हो गए 4 हो गए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया अलग से कि उसी एटम का बताना या कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, सिंपल एफसीसी में पूछा है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पर मेंशन भी है, आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ द मोनो एटॉमिक सब्सटेंस। मोनो एटॉमिक सब्सटेंस में एफसीसी में कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे एफसीसी में कितने होंगे, सेम जैसे यहाँ पर थे, पहले वाले में कितने थे 4 थे, तो यहाँ पर भी एफसीसी में कितने होंगे 4 होंगे। वही एक कॉर्नर वाले 1/8 हो गए और फेज वाले 1/3 हो गए, तो 3 + 1 4 हो गए, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी हमारा कितना 4, आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हमसे क्या पूछा गया है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको बता दूं कि इसी टाइप के एग्जांपल है, एग्जांपल आप देख लेना एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का पूछा गया। ओके, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केटायन एंड एनाइन, यानी एक कंपाउंड है जिसमें केटायन एंड एनाइन है। द एनाइन फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी जो एनाइंस है वो क्या बना रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं लैटिस। एंड द केटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और यहाँ पर ये जो आपके केटायन है वो 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ले रहे हैं। ओके, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है वो कन्फ्यूजन हो चुका होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया कि एनाइन जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब हो गया कि वहाँ पे नियरेस्ट एटम टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पे जो एनाइन जो होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे, एनाइन हमारे 6 हो गए क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने, ऑक्टाहेड्रल होते हैं n और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं 2n। ये एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है, पेज नंबर 17 एंड 18 पे आप देख लेना, एग्जाम्पल वगैरह भी दिए गए हैं, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए n क्या हो गया हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और अगर हमसे टेट्राहेड्रल वर्ड्स पूछते तो ये 2n हो जाते। n क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो एचसीपी में नंबर ऑफ एटम हमने एनाइन लिख ली है 6 क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं 75% है। 75% को कैसे लिखते हैं, 75/100 कर लीजिए इसको, 25 × 3 25 × 4 3/4, तो ये हो गए हमारे 3/4 क्या केटायन। केटायन कितने हो गए 3/4 हो गए, क्लियर है। बट क्या 3/4 टोटल ही है, ये 3/4 किसके हैं 6, टोटल 6 के 3/4 हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ना उसके 3/4 हैं। तो यहाँ पर देखिए एनाइन हो गए 6, केटायन हो गए 3/4 × 6, तो इसको अब कट कर लीजिए 2 ये 3, तो ये आ गया हमारा A6, ये आ गया हमारा 9/2। अब इसको कर लीजिए डायरेक्टली, तो इसको जब डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एनाइन आ गया हमारा 4 और केटायन कितना आ गया हमारा 3 आ गया, क्लियर है। एनाइन कितना आ गया हमारा 4 और केटायन कितना आ गया 3 आ गया। जब इसको हम सोल्व करेंगे अपॉन में 2 लेके, अपॉन में 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और ये कितना रह जाएगा 9। अब ये 9 कर लीजिए, 3 × 3 और 4, तो ये एनाइन कितना हो गया 4 और केटायन कितना हो गया 3, तो यहाँ पर एनाइन हो गया 4 और केटायन 3, नहीं जी एनाइन 4 है हमारा, एनाइन 4 है, 4 है, एनाइन 4 है, केटायन 3 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया इन कैल्शियम फ्लोराइड, ये है हमारे सामने कैल्शियम फ्लोराइड, हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन इज। क्या पूछा गया हमसे कि हमारे सामने CaF2 वाला स्ट्रक्चर है और वहाँ पर हमसे पूछा गया है इनके कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो होते हैं वो कितने होते हैं कैल्शियम के, वो होंगे 8, कैल्शियम के होंगे हमारे सामने 8 और फ्लोरीन के कितने होंगे 4 होंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे सामने कैल्शियम के याद रख लेना कितने होते हैं 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, और एफ के कितने होते हैं एनाइन के वो होते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि देखिए ये कैल्शियम इस टाइप से होता है एफ और एफ नीचे, वो मैंने 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बताया था ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर होता है, एफसीसी लैटिस होता है यहाँ पर जो होगा वो इस टाइप से होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन एंड बी माइनस, यानी कैटाइन और एनाइन का आयोनिक रेडियस दिया हुआ इतना इतना, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज। अब ये देखिए भैया, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसके अंदर एक स्ट्रक्चर था,
उसमें से ये लिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम रेडियस रेशियो। क्या निकालते हैं? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो किसका निकालेंगे? कैटायन अपॉन में एनायन निकालेंगे, और कैटायन अपॉन में एनायन निकालेंगे तो उसका कुछ रेशियो आएगा। अब यहाँ पर देखिए कैटायन का कितना दिया है, ए प्लस का 0.98, मतलब ये 0.98, क्योंकि 10 की पावर -10 10 की पावर -10 तो सेम है। अपॉन में यहाँ पर एनायन का कितना दिया है, ये दिया है 1.81। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में लगभग आएगा 0.541। कितना आएगा? 0.541। अब देखिए आपके सामने अभी एक टेबल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर देखिए रेडियस रेशियो जिसके बीच में होता है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। मतलब 0.155 से नीचे होगा तो 2 होगा, 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में होगा तो 3 होगा, 0.225 से लेकर 414 के बीच में होगा तो 4 होगा, और 0.414 से लेकर 732 तक होगा तो 6 होगा। और हमारा कितना है? 0.541 आया। तो 0.5 किसके अंदर आ गया? बीच में आ गया। 414 और 732 के बीच में आ गया, तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ये याद रख लेना, ये आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन में और भी आ सकता है। रेडियस रेशियो का ये टेबल इस टाइप से अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 16 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या पूछा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा है पर एटम इन क्यूबिक क्लोज। पर एटम पूछा है। अब एक एटम के अंदर, अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? n, और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 2n। अब देखिए पर एटम में पूछा है तो n मतलब n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। तो n 1 है तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए? 1 हो गए। और 2 × 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा अगर हमसे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पर एटम पूछ लिया ना, पर एटम तो एटम दे दिया, एटम कितना हो गया? 1। तो ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? n, और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 2n। तो ये n = 1 है तो 1 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड, यानी CCP। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल A एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट एटम B। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज। काफ़ी लॉन्ग सा क्वेश्चन है, बट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो कुछ टाइप का मिलता जुलता सा है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे CCP दिया हुआ है, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिया हुआ है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। CCP में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं कितने? 4। तो CCP में नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं n = 4, तो 4 हो गए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें 2n, तो यहाँ पे n का नंबर है 4, तो ये हो गए 8। टेट्राहेड्रल आ गए, ऑक्टाहेड्रल आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब देखते हैं आगे। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/4 कितना हो गया? 1/4 8 का हो गया। आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट A के द्वारा ये है। ओके, आगे पूछते हैं। द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो सिंपल हमारे होते ही कितने हैं? 4 होते हैं। तो ये हो गए हमारे B में कितने हैं? वर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट B। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज, अब हमें ऑक्साइड निकालना है। ऑक्साइड क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में 4 है, तो अब कर लेते हैं भैया। A जो कितना हो गया? 4/2, A तो 2 हो गया। B हमारा डायरेक्टली क्या है? क्या दिया हुआ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज इट इज 4 रहेगा। और O क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये देखिए द क्यूबिक यूनिट सेल मिक्स्ड ऑफ ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, तो वो हमारी डायरेक्टली दी हुई है 4। तो A हो गया हमारा 2, B हमारा हो गया 4, और O हमारा हो गया 4। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जब काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 2, यानी AB2O2 इस टाइप का है क्या कोई हमारा? AB2 आना चाहिए, B2 आना चाहिए, B3 4 नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन D। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने। ए सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर। If the radius of the cation is 100 ppm, the radius of the anion will be। अब देख लो भैया, सबसे पहले हमारा जो NaCl होता है ना, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जो अभी अभी आपको क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 15, उसी टाइप का वो टेबल। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। अब देखियो, केटायन अपॉन में एनायन होता है। मैंने आपको बताया रेडियस रेशियो केटायन अपॉन में एनायन होगा। केटायन हमें दे दिया है 100, क्लियर है, और एनायन हमें दिया नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना है तो इसका मतलब है मिनिमम हमें जो वो रेशियो है वो 0.414 तो लेना ही पड़ेगा रेडियस रेशियो।
0.414 तो लेना ही पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू 100 अपॉन में 0.414, इसको करेंगे तो ये लगभग हमारा आएगा कितना, इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा लगभग 200 के आसपास, 241 के आसपास आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट X एंड Y क्रिस्टल in a cubic structure in which the X atom are at the corner of a cube and Y atom are at the face center. The formula of the compound is, ये भी कोई करने वाला क्वेश्चन है क्या। X कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे कितने होते हैं 8, 1/8, तो ये हो गया X1। Y है फेस पे, तो Y में कितने होते हैं टोटल, फेस 6 × 1/2 तो 3, तो X तो हमारा केवल 1 रहेगा, जो कॉर्नर पे टोटल एटम 1 होता है, और Y कितना हो गया 3 हो गया। तो X1 और Y3, X1 Y3, X1 Y3 वाला तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, इन क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल ए एटम प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर एंड बी एटम प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ द फेस, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब वापस से वही है, सेम ही, ए कॉर्नर पे है और बी हमारा क्या है फेस पे है, तो वापस वही AB3, पहले XY पे पूछा गया था, इस बार AB करके पूछ लिया गया, तो हमारा AB3 आ गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, इन अ क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनाइन, CSI, CSF, LIF, LII। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक तो सीजियम और लिथियम दिया गया, एक फ्लोराइड और एक आयोडाइड दिया गया। मैक्सिमम डिस्टेंस कब निकलेगा, जब दोनों का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उनके बीच में डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सबसे पहले लिथियम और सीजियम की बात करें तो सीजियम का साइज़ बड़ा होता है एज डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इसका मतलब लिथियम वाला तो साइज छोटा हो गया एज कम्पेयर टू सीजियम। अब हम हेलोजन ग्रुप में जब जाते हैं तो फ्लोरीन से आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है। अब सीजियम का साइज़ बड़ा हो गया, आयोडीन का साइज़ बड़ा हो गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया, द सेकेंड ऑर्डर ब्रेक डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे विद, ये हमें दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन ए मेटल अकर्स एट द एंगल 60 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेट इन द क्रिस्टल इज। अब देखो ब्रेक्स इक्वेशन है, याद रखना हो तो रख लेना, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग डिस्टेंस प्लेट, इसका मतलब हमसे ये d पूछा है, साइन थीटा दिया है 60 डिग्री दिया है, लैम्डा हमें 1 दिया है। अब आप पूछोगे n क्या आएगा यहाँ पर। अब n यहाँ पर देखिए क्या लिया गया, द सेकंड ऑर्डर लिया गया है। सेकंड ऑर्डर लिया गया मतलब n क्या है 2 आ गया। वैसे तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी आते हैं, बट यहाँ पर फिजिक्स वाला यहाँ पर भी आ गया। ओके, तो यहाँ पर लिया गया है, याद रख लेना, n इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ओके, n हमारा 2 हो गया, लेमडा हमारा 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये तो कट ही गया ना। ओके, अब हमारे पास में d साइन थीटा है, क्या है d साइन थीटा है। अब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। अब कर लो भैया, कर लो तो भैया, ये 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री होता है √3/2। तो अब √3/2 को उधर ले जाओ तो ये 2 अपॉन में √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी है 1.71 अप्रॉक्सीमेटली होती है, तो इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1.15 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा 1.15 एंगस्ट्रॉम। तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया, द इंटरमेटेलिक कंपाउंड LiAg क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक लैटिस इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8, द क्रिस्टल क्लासेस। ऐसा कौन सी क्लास है जिनमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ सकता है। फेस सेंटर्ड है, सिंपल क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड है, नन ऑफ दीज है। याद रख लेना 4D सेंटर्ड के अंदर आता है, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ए फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का बता के आए हैं अभी, अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 14 हम बता के आए थे। कैल्शियम का 8 होता है, फ्लोरीन का जो होता है वो 4 होता है। तो कैल्शियम का पूछा है तो 8 है, तो 1993 वाला ही सेम वापस क्वेश्चन उठा के दे दिया गया था। क्लियर है। ओके भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 25। एन एलिमेंट हैज BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस हमसे पूछा गया है।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बट एनसीईआरटी का पेज नंबर 21, कौन सा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 21 में डायरेक्टली मेंशन है कि रेडियस जो होगा बीसीसी के अंदर होगा वो होगा √3/4 इंटू ए। तो √3/4 ए हमें दे दिया है, तो ए की जगह लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 288, यानी √3/4 इंटू 288। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है, नीट 2020 का। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 देख लेते हैं। द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिसेस। अब वैकेंट स्पेस पूछा है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है बीसीसी की। एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे एफिशिएंसी निकल कर आती है कितनी, 68%। किसकी, बीसीसी की। अगर वैकेंट स्पेस पूछा है तो 100 - 68 कर देंगे इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। ये खाली रह गई और ये पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये पैक हो गई, तो 32 हमसे वैकेंट पूछा तो 32 आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 21। ओके भैया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 27। इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन ए क्यूब विल बी। ओके, हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर। अब देखिए एज लेंथ दी गई है। अब सिंपल देखिए, ऐसे हमारे पास में है, ये बॉडी सेंटर हो गया, ये कॉर्नर वाला हो गया और एक इधर कॉर्नर वाला हो गया। हमसे क्या पूछा गया, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर। तो ये बॉडी सेंटर यहाँ से लेके वन कॉर्नर ये पूछा गया, मतलब इस एज का हाफ पूछा गया। अब देखिए एज का हाफ पूछा गया है, यानी या फिर आप ये बोल सकते हो 2r पूछा गया। क्या पूछा गया, 2r पूछा गया। अब r कितना था बीसीसी के अंदर, आपको याद हो तो r था हमारा √3/4। अब 2r पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 1/2, तो ये आ गया √3/2। कोई ऐसा ऑप्शन है, √3/2 आ गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर है, तो ये ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया। एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है ये सब कुछ, वहीं से बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, A metallic crystalline with a face centered cubic lattice, the edge of the unit cell is 408, the diameter of the metal atom is। अब डायामीटर पूछा गया है, पर बहुत कुछ और भी दिया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बता दूं एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा ये क्या, कौन सी है ये, एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सेल है। एज ऑफ दिया है द डायमीटर ऑफ द सेल। अब डायमीटर का मतलब वापिस वही हो गया, रेडियस का डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। सबसे पहले एफसीसी के अंदर आर कितना होता है, आर होता है a/में 2√2। क्लियर है, और हमसे डायमीटर पूछा मतलब 2r पूछा है, तो a/में 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड। a कितना दिया है 408, अपॉन में क्या कर देंगे √2 कितना होता है 1.41 होता है, तो 1.41 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा, ये आपके सामने आएगा 288, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। ओके भाई, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने, ए बी क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेयर्स विद लेंथ दे दिए गए एज लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज आयन इन द लैटिस इज। वापिस वही पूछा है, सेम चीज़ पूछी गई है। क्या पूछी गई है, जो क्वेश्चन नंबर 27 में दी गई थी। डिस्टेंस देखो ए होता है ये इस टाइप से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बना रहा हूँ। ये ए हो गया एज, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मान लेते हैं प्लस माइनस प्लस। इनके बीच में पूछा गया तो वही 2r पूछा गया भैया, वही 2r पूछा गया। तो r कितना था, अब यहाँ पे पूछा क्या गया, BCC। एनसीईआरटी पेज नंबर 21, ये याद कर लेना, फिर से बता रहा हूँ। r कितना निकल कर आ रहा था हमारा, √3/4a, बट हमसे क्या पूछा है, 2r पूछा है। क्यों, क्योंकि देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटिव चार्ज, वो सेम चीज़ पूछी है, तो √3/4 इंटू 2 करते हैं तो ये आता है √3/2 a कितना दिया है इंटू 387। अब कर लो इसको डिवाइड, 387 इसको डिवाइड करके √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा 335, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, द लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन ए BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द लिथियम इज 35, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी पूछा गया है। ओके भैया, यहाँ पर भी कुछ लगाना है क्या, कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। तो BCC का रेडियस कितना होता है, √3/4 इंटू ए दे दिया है 351, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 351 कर लो, 351 मल्टीप्लाई बाय कर लो, इसको डिवाइड कर दो और ये लगभग आपका निकल कर आएगा 151 लगभग निकल कर आएगा, तो वो आ गया हमारे पास में आंसर ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, कॉपर क्रिस्टलाइज इन ए
फेस सेंटर्ड, अब यहाँ पे क्या पूछा गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पूछा गया विद ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361। देखिए यहाँ पे क्या है 361। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम इज, अब ये भी निकालना पड़ेगा। ये हमसे कौन सा दिया गया इस बार, FCC दिया है। FCC दिया है तो मतलब रेडियस कितना होता है, A/2√2। ए दे दिया है 361, तो निकाल लो 361/2√2 करके देख लो कितना आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर लेना। ये लगभग मेरा तो इतना आ रहा है 128, आप देख लेना कितना आएगा, 128 ही आएगा। आंसर आ गया वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एंड क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक 2008 में लगभग ऐसा क्वेश्चन आया था, वही सेम 2013 में आया था। वो क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए मैं PYQ क्यों करवाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन रट ली और वही क्वेश्चन उठा के वापस आ जाएंगे। आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। PYQ क्यों करते हैं, सबसे पहले वो देखो कि बार बार टॉपिक कौन सा रिपीट हुआ है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए उसमें रेडियस एज लेंथ रेडियस एज लेंथ रेडियस एज लेंथ रेडियस, अभी कितने सारे क्वेश्चन में वही चीज़ें पूछी गई। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी हो सकता है उस टाइप से क्वेश्चन बन के आ जाए, और कौन सा टॉपिक आ रहा था उस टॉपिक को अच्छे से करना है। क्वेश्चन तो चेंज कर देंगे। अभी आपने कोई भी देखा था वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर करके दे रहे थे, कहीं कि भाई 2 नियरेस्ट एटम है उनके बीच में डिस्टेंस बताओ, वहाँ पे आर है उनके बीच में डिस्टेंस बताओ, ये नाम दे दिया एटम का, उनके बीच में बताओ कैटन। तो चीज़ें वही थी, क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज कर करके पूछ रहे थे। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है कि एक तो जो बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा है वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि वहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि वो टॉपिक में जो ऑप्शन वगैरह है उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो ऑप्शन भी आपको अच्छे से देखने पड़ते हैं कई बार। तो देखिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन विच ए क्रिस्टल कैन बी कैटेलाइज्ड इज 14। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए प्रिमिटिव सेल इज 0.48। द मोलिकुलर सॉलिड्स आर जनरली वोलेटाइल। अब देखिए, द नंबर ऑफ, ये वाला तो बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, ये तो पूरी टेबल दी हुई है। ऑर्थोरोम्बिक ये वो मोनोक्लिनिक वाला, तो ये तो 14 होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए प्रीमिटिव सेल। प्रीमिटिव का क्या मतलब हो गया, सिंपल, जो सिंपल लैटिस है। सिंपल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती थी, 52%, और परसेंट हटाओगे तो 0.52, कितनी, 0.52। और इन्होंने क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जी नहीं, ये तो वैकेंट स्पेस हो गया। क्यों, क्योंकि जब 100 में से -52 करेंगे तो वो 48 वैकेंट स्पेस होता है सिंपल लैटिस के अंदर, जो प्रिमिटिव को सिंपल लैटिस बोलते हैं। और इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 0.4, नहीं, अगर 52 होता तो सही होता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, और हमसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। मोलिकुलर सॉलिड जनरली वोलेटाइल, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आप, इस इफ ए इज स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक, अब यहाँ पे बोला गया रेशियो बताना है, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द, आ गया घूम फिर के वही। रेडियस सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में होता है A/2, ठीक है। BCC में रेडियस कितना होता है, कितनी बार करके आ चुके हैं, ये होता है √3/4, क्लियर है। और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये होता है A/2√2। अब देख लेते हैं, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक का 1/2 होता है, 1/2 होता है, हाँ जी 1/2 होता है, ये 1 नहीं होता, ये हो गया। फिर BCC के अंदर रेडियस जो होता है वो √3/4 होता है, √3/4 यहाँ पर और किसी में है नहीं, तो हमारा आंसर तो ये आएगा। और फेस सेंटर्ड में 2/2 होता है, तो ये बिल्कुल वही, देखो फिर घूम फिर के वही क्वेश्चन आए। अब इन्हीं की वैल्यू अलग अलग दे के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टाइप से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। 2007 में पूछा है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 22 उठा के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 32 करवाया था उसी टाइप से। डायरेक्टली गिवन है, हमने निकाला था 52% और वो आता है π/6 से। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 35 है। अब देखो भैया, ये सिलेबस में नहीं है, फिर बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हो सके तो स्किप भी करना। पाइगनोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ये हमारे दिया हुआ है। वाइल एक्सरे डेंसिटी ये दी हुई है। द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पूछा गया है, 2003 का क्वेश्चन है। सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड जब ऐसा कुछ पूछे जाए ना, तो एक्सरे डेंसिटी माइनस ये पाइनेकोट्री पाइग्नोमेट्रिक डेंसिटी वाला, ये इसको पी बोल देते हैं, इसे एक्सरे को दे देते हैं, अपॉन में एक्सरे कर देना भाई। तो अब देखो, ये 2.178 माइनस 2.165 डिवाइड बाई ये हमारा 2.178, इसको कर लेंगे तो हमारा पास में निकल कर आएगा
ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब देखो फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ में ज़्यादा मत जाना, आउट ऑफ सिलेबस है ये, कहीं एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है और एक ही क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का आपको। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। द एज लेंथ ऑफ द FCC क्यूबिक इज 08, द रेडियस ऑफ द कैटाइन इज 110, द रेडियस ऑफ द एनाइन इज। देखो इन्होंने क्या दिमाग लगाया इस बार, क्वेश्चन देखो ये हो गई हमारी, एक मान लेते हैं कैटाइन, फिर एक मान लेते हैं एनाइन और फिर एक मान लेते हैं कैटाइन। अब इन्होंने देखो कैटाइन का दे दिया है, रेडियस दे दिया है, और टोटल ये जो लेंथ है ना ये दे दी है 508। तो यहाँ पर कैटाइन हो गया r स्मॉल r। अब ये हम अगर यहाँ पर एनाइन देखेंगे तो वो डबल लेते हैं, 2r रेडियस हो गया उसका। तो अब देखो क्या होगा, 2 स्मॉल r प्लस 2 डबल r इज इक्वल टू 508 कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो हमें कैटाइन का दिया है वो डबल हो गए कॉर्नर वाले, और जो सेंटर वाला है वो देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं भैया ये कितना दिया है इसका, स्मॉल r वाले का 110, तो मल्टीप्लाई बाय 110 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 110 करोगे तो ये 220 आ जाएगा। अब 508 में से -220 कर लो और डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, आएगा ये हमारे पास में 144। तो आ गया 144, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो काफ़ी बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन आने वाले हैं अब हमारे सामने। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल डायमेंशन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द क्या, यूनिट सेल डायमेंशन। अब यानी डेंसिटी वाले भर के क्वेश्चन आएंगे। ओके देखते हैं भैया। द आयरन एग्जिबिट BC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे जो आयरन है उसके पास में BC स्ट्रक्चर है, बट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस जब चला जाता है ट्रांसफॉर्म टू FCC स्ट्रक्चर। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू द 900 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग मोलर मास एटॉमिक रेडियस आयरन रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज। ओके भैया सबसे पहले हमें डेंसिटी का रेशियो निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिया गया, BCC और FCC दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन में ये निकाला करो पहले कि क्या है क्या नहीं है क्या कुछ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सभी सारे के सारे जो आपके चैप्टर हैं वो आते हैं, तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता इस टाइम एकदम से पता चलता है कि ये उस चैप्टर का होगा। तो सबसे पहले देखो BCC दिया है, BC स्ट्रक्चर दिया, इसका मतलब सॉलिड स्टेट आ गया भैया, हम तो कर तो वैसे भी सॉलिड स्टेट रहे हैं। अब BCC के अंदर Z की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं पर यूनिट में, तो BCC में Z की वैल्यू होती है 2, FCC में वैल्यू होती है कितनी 4। ओके उसके अलावा हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दैट द 90 डिग्री रूम टेम्परेचर, ये सब कुछ दिया गया। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है Zm में A का क्यूब Na। Z क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स, M क्या हुआ, मोलर मास जो कि हमें सेम दिया गया, Na क्या दिया है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक रेडियस ऑफ द आयरन रिमेन कांस्टेंट, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लेना पड़ेगा, क्योंकि BCC के अंदर आप मैंने हमें पीछे वाले करके आए थे, BCC के अंदर जो एटॉमिक रेडियस होगा वो अलग होगा और यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके तो भाई कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए सिंपल, एज लेंथ निकाल लेते हैं। M/Na तो सब में सेम रहने वाला है, तो सिंपल देखिए एट रूम टेम्परेचर, ये पूछा क्या, देखो द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर, तो डेंसिटी अपॉन में रूम टेम्परेचर अपॉन में डेंसिटी अपॉन में 900 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, वही सारा लिखना पड़ेगा, Z/में A का क्यूब और M/में Na। मैं एक बार Na को काट रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही रहेगा, Z/में A क्यूब और M/में Na, ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर में कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है BCC, और रूम 900 पे कौन सा है, FCC। अब BCC के अंदर Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, A निकाल लो भैया कितनी होती है, A होती है 4/√3R। A कितनी होती है, 4/√3 होती है BCC के अंदर, 4/√3। R क्या था, √3/4 था ना, तो उल्टा हो गया भैया, A अब 4/√3 हो गया। ओके और FCC में Z की वैल्यू हो गई 4। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। Z की वैल्यू हो गई 4 और हमारा A क्या होता है, A होता है 2√2। A क्या होता है 2√2। तो बस अब उसको लिखना है। सबसे पहले देखो डेंसिटी अपॉन में रूम टेम्परेचर अपॉन में डेंसिटी अपॉन में 900 डिग्री सेल्सियस। Z हमारा ये BCC है भैया, फिर ना समझ में आया तो FCC ये लिख लेना चाहिए, बस इतना पूछा इन्होंने। तो BCC में हम निकाल लेंगे, 2 वैल्यू थी और ये था हमारा 4/√3 का होल क्यूब,
ये 4 थी अपॉन में 2√2 का ये अपॉन में होल क्यूब। इसको कर लेना कैलकुलेशन और कल कुल आके आपको आ जाएगा आंसर। कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ, वो आएगा 3√3 और 4√2 आएगा। कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी है, दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, पर अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग खाने वाले आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38 है। अच्छा भैया 38 निकाल लेते हैं। लिथियम हैज़ ए BC स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी दे दी गई है, इट्स एटॉमिक मास इतना दे दिया गया है, कैलकुलेट द एज लेंथ निकालनी है और यहाँ पर हमें Na दे दिया गया है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो निकाल लो, D = ZM अपॉन में A का होल क्यूब, A का क्यूब होता है और Na। अब Na दे दिया है, M दे दिया है, Z BC स्ट्रक्चर दे दिया है मतलब 2Z भी दे दिया है और D दिया है, पर ये देखो किलोग्राम में है भैया, ये ध्यान से देखना, क्योंकि देखो ये तो ग्राम में हो गया और ये किलोग्राम में हो गया। इसका मतलब 530 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो अब हमें देखो A क्यूब निकालना है, तो हमारा Z और वो M और जो डेंसिटी थी वो इधर आ जाएगी और ये हमारा Na रह जाएगा। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ क्या कर लेना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेना। Z आपका कितना है, BCC है तो 2 है, M ये इतना हो गया और D हमारे, इसको किस में करोगे, ग्राम में करोगे तो ये 0.53 आएगा, ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में इसको करके। और फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये एवोगैड्रो नंबर है। इस सब की कैलकुलेशन कर लेना, जब सबकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आएगा 352 × 10⁻⁻10। अब -10 का मतलब पिकोमीटर होता है सिंपल, तो 352 आएगा, तो आएगा 352, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 39 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 फिर दिमाग खाएगा। ए मेटल हैज़ ए FCC लैटिस, इसका मतलब Z दे दिया, द एज लेंथ हमारे दे दी गई है, A दे दिया, द डेंसिटी हमारी इस बात दे दी है, द मोलर मास ऑफ द मेटल निकालना है, एवोगैड्रो नंबर दे दिया गया। D = क्या होता है, ZM अपॉन में A का क्यूब और Na। इस बार मोलर मास निकालना तो ये इधर ले जाओ और Z इधर ले आओ, ठीक है। तो हमें M निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D A³ Na अपॉन में Z। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली बस वैल्यू पुट कर लो। अब FCC दे दिया है, तो Z कितना आ जाएगा 4। डेंसिटी हमारे सामने दे दी है, इस बार किसमें, ग्राम में ही दे दी है, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। A हमारे सामने पिकोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये 10⁻³ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, 10⁻10 लगा के। और फिर हमारे पास में जो है वो Na दिया हुआ है, तो Z से डिवाइड कर लेना। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे सामने आएगा 27 ग्राम पर मोल, तो आंसर आएगा 27 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन आप करते रहना। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 40 है, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। CSBr क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब लैटिस, द यूनिट सेल लेंथ ऑफ द 4 पिकोमीटर, गिवन द एटॉमिक मास ये दे दिया है, Br का दे दिया है, एवोगैड्रो नंबर दे दिया, द डेंसिटी पूछ लिया। डेंसिटी में हमारे सामने ZM अपॉन में क्या आ गया, A³ Na। A³ तो हमें दे दिया है, A दे दिया पिकोमीटर में, ओके। अब पिकोमीटर में दिया तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे और फिर यहाँ पर हमारे सामने 6.02 × 10⁻³ जो है वो एवोगैड्रो नंबर दे दिया, तो वो तो दे ही दिया है। अब मोलर मास CSBr है तो इन दोनों को ऐड कर लो, 133 + 80 करोगे तो ये 213 आ गया, ये तो 213 आ गया। अब Z कितना लगाओगे, अब यहाँ पर ये देखोगे BCC तो Z लगा लोगे 2, ये गलत हो जाएगा, यहाँ Z लगाना है 1। अब आप पूछोगे ये क्या बोल रहे हो, द CSBr क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर क्यूब, द यूनिट सेल लेंथ ऑफ द गिवन दैट द एटॉमिक मास इतना दे दिया है, एवोगैड्रो नंबर इतना दे दिया, डेंसिटी ऑफ CSBr पूछा है। तो यहाँ पर भैया Z की वैल्यू 1 आएगी, ये आपको लेना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए पर यूनिट जो है वो 1 एटम आता है CSBr में, जो हमारे सीजियम ब्रोमाइड होता है वहाँ पे पर यूनिट में केवल 1 एटम आ पाता है, तो इसीलिए यहाँ पर Z की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी BCC को छोड़कर। तो बस वो कर लेना और जब से वो सब कुछ कर लोगे तो हमारे सामने आंसर निकल कर आएगा 4.25 ग्राम। कितना आएगा, 4.25 ग्राम। अगर Z2 ले लोगे तो वो 8.50 आ जाएगा, 8.50 है तो ये मत लगा देना। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। एलिमेंट एटॉमिक मास उसका दे दिया गया 100 ग्राम पर मोल, हैविंग BCC स्ट्रक्चर हमें दे दिया है, यूनिट सेल एज लेंथ हमें दे दी है, द डेंसिटी पूछा है। D = ZM अपॉन में क्या आ गया, A³ Na आ गया। एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया है बट हमारे सामने BCC दिया है, तो इसमें Z क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। M हमारे सामने 100 दे दिया गया है, A हमारे सामने 400 पिकोमीटर है, इसको कर लेना सेंटीमीटर 10⁻10 और Na कर लेना, उसको पूरा वैल्यू लगा लेना। जब इसकी पूरी वैल्यू आप सारे पुट करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ
यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन कर लोगे तो वो निकल कर आएगा 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 है। नीट 2019 उड़ीसा में पूछा गया। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिया है। इन इट्स क्रिस्टल इज निकल 0.98O, द क्रिस्टल कंटेन Ni+2 एंड Ni+ आयन, द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग Ni+2 आयन इन द क्रिस्टल इज। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो, इस टाइप का टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 में दिया गया, बट वहाँ पे आयरन वाला एग्जांपल दिया गया। ओके, क्लियर है? और ये किसके अंदर आता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर आता है। अब यहाँ पे यही लिखा गया, देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। अब ये क्या मतलब हो गया? Ni 0.98 ऑक्सीजन, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखो सिंपल, ये फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता है। ऐसा समझिए कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन के 100 एटम होंगे तो निकल के केवल 98 एटम होंगे। कितने होंगे? निकल के जब 98 होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने होंगे? 100 होंगे। ओके, अब इस निकल में हमारे पास में दो है, एक तो Ni+2 भी है और एक Ni+3 आयन भी है, मतलब दोनों टाइप के आयन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और हमसे क्या पूछा है? Ni+2 पूछा है। Ni+2 आयन में जो है वो फ्रैक्शन पूछा है। तो सिंपल देखिए, अगर Ni+2 पूछा है तो इसका मतलब क्या कर लेते हैं? Ni जो है उसको x ले लेते हैं। अब देखिए सिंपल ऐसे समझिए, Ni2 प्लस Ni+3, ये दोनों मिला के हमारे पास में कितने हैं? 98 है। क्लियर है? और इज इक्वल टू ऑक्सीजन वाले कितने हैं हमारे पास में? ऑक्सीजन वाले हमारे पास में 100 है। बट हमें चार्ज लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2+ चार्ज है, यहाँ पे 3+ चार्ज है, और ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 चार्ज होता है, तो मतलब वहाँ पे -2 का चार्ज होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लेंगे कैसे? निकल वाले हो गए हमारे पास में, फिर निकल 3+ वाले हो गए, तो वो इज इक्वल टू टोटल 98 होंगे। अब टोटल 98 होंगे तो ये x प्लस में 98 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएंगे टोटल 98। बट इस तरह से नहीं निकालेंगे हम, तो इस टाइप से तो हमें डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हमें चार्ज जो है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चार्ज इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? तो सिंपल है, इसको देख लीजिए। चार्ज Ni+2 का तो हम ले लेंगे 2x, और इसका क्या ले लेंगे? 3x 98 माइनस x सॉरी इज इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना चार्ज है? 2, और यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हो गए? 100। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पे इस टाइप से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 94। कितनी निकल कर आएगी? 94 निकल कर आएगी। तो अब यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 96, 0.4, 0.5, 0.1। आप देखिए फ्रैक्शन पूछा है निकल, तो 94 तो हमारा जो है वो Ni+2 का निकल कर आया है, और टोटल कितने हैं? 98 है, मतलब +3 और +2 मिला के 98 है, और ये निकल कर कितना आया है? 94 निकल कर आया। तो अब इसको जब करेंगे तो ये आएगा 0.96। अब कितना आएगा? 0.96। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें करेक्ट बताना है, मतलब बाकी सभी तो इनकरेक्ट लिखी है, एक हमारे सामने करेक्ट लिखी है। कौन सी हो सकती है? फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्कॉट के डिफेक्ट, एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 से क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पहले बता रहा हूँ। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। बिल्कुल सही है। वहाँ पर जो एक कैटायन या एनायन होते हैं उसमें से एक स्मॉल होता है, जो स्मॉल होता है वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट करता है, वही तो होता है। साफ साफ बोल्ड लेटर में एनसीईआरटी में लिखा है, पेज नंबर 25 में। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल और स्कॉटकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी डिक्रीज होती है भैया स्कॉटकी में। बट हमसे पूछा है, करेक्ट पूछा है। देखो करेक्ट पूछा है तो यही है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया? द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कलाइन मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू द इंटरस्टिशियल पोजीशन, एफ सेंटर, स्कॉटकी डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। साफ साफ दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 के अंदर, जहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिया हुआ है ना, वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है। क्या? एप सेंटर। एप सेंटर में क्या होते हैं? जो एनाइड्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, उसकी वजह से जो होते हैं कलर प्रोवाइड होता है। वहाँ पे येलो कलर भी दिया है एनसीईआरटी ने, तो वो एफ सेंटर है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 डायरेक्टली मेंशन। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया? स्कॉटकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज ऑब्जर्व व्हेन। ये कब डिफेक्ट जो होता है वो ऑब्जर्व होता है? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज इंक्रीज डिक्रीज होती है भैया, सबसे पहले याद रख लेना।
अनइक्वल नंबर ऑफ कैटाइन इन एनाइन आर मिसिंग, अगर अनइक्वल कैटाइन एनाइन मिसिंग हो गया तो उसका मतलब वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं रहा, चार्ज आ जाएगा, जबकि पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहती है, गलत हो गया। एंड आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइड, नहीं वो दूसरी साइड पे नहीं जाता है, वो तो फ्रैंकल में जाता है। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन इन एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 में। ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 में आ चुके हैं हमारे सामने है आयोनिक सॉलिड विद स्कॉट की डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। आयोनिक सॉलिड विद स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है, कैटाइन वैकेंसी ओनली, कैटाइन वैकेंसी इंटरस्टिशियल कैटाइन, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन इन एनाइन वैकेंसी, एनाइन वैकेंसी इंटरस्टिशियल, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन इन एनाइन वैकेंसी होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेम एज क्वेश्चन नंबर अबाउ। क्लियर है? ओके नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ चुका है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 47। देखिए विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखते पहले, डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद स्कॉट की डिफेक्ट, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, बिल्कुल सही है, सारे के सारे एनसीईआरटी में मेंशन है इसी में चैप्टर में। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयोनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर ऑलमोस्ट इक्वल, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर इक्वल होंगे तो डिसलोकेशन हो ही नहीं पाएगी, सेम सेम रहेंगे तो एक उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है, साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 में मेंशन है। FeO 0.98 है स्टोकियोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी, ये भी नहीं है। जो हमारा स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट वाला पेज नंबर 26 एनसीईआरटी, वहाँ पे लिखा है कि Fe जो होता है वो 0.93 से 0.96 तक होता है, 98 तक नहीं होता है, 0.93 से 0.96 होता है, 98 नहीं होता है। तो ये भी तो हमारी इनकरेक्ट हो गई और ये भी हमारी इनकरेक्ट हो गई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट मेन ये सबसे मेन ये हो गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डोप्ड एज टू गिव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमसे पूछा कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन के साथ में किसके साथ में जब हम करेंगे, डोप करेंगे तो हमें मिलेगा सेलेनियम, बोरोन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो देखिए सेलेनियम और जर्मेनियम जो होते हैं 14 वाले, सॉरी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो 14 में होते हैं, सेलेनियम वगैरह आर्सेनिक वगैरह यहाँ पे नहीं होते। हमारे सामने जो 13 वालों के साथ में जब किसमें ग्रुप 13 के साथ में जब डोप किया जाता है तो हमें पी टाइप मिलता है, तो बोरोन किस में आता है 13 में, और 15 में जब करते हैं तो क्या मिलता है, एन टाइप मिलता है, ये भी आप याद रख लेना। पेंटावेलेंट बोलते हैं इसको, टेट्रावेलेंट बोलते, ट्राइवेलेंट। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 की पावर -4 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसी विल बी। कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसी अगर निकालना है तो डोप्ड विद कितना दिया गया है, 10 की पावर -4 परसेंटेज में हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 100, अपॉन में Na कर लो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, डायरेक्टली बस ये करना और कुछ नहीं करना। तो ये -6 चला गया और ये -23 से -6 हटा दो तो कितना हो गया, 17 बच गया, तो आ गया 6.02 इंटू 10 की पावर 17, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया, इफ वी मिक्स ए पेंटावेलेंट impurity in a crystal lattice of the germanium which type of semiconductor। पेंटावेलेंट का मतलब ग्रुप 15 आ गया, ग्रुप 15 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एन टाइप हो गया, अभी बताया था, एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पे मेंशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विद लिटिल ऑफ IN एंड GA, यानी इंडियम और गैलियम के साथ में अगर हम करेंगे तो किस टाइप का मिलेंगे, पी टाइप, एन टाइप, इंसुलेटर या फिर रेक्टिफायर। तो देखिए इंडियम और गैलियम किस में आते हैं, ग्रुप 13 में, और ग्रुप 13 में क्या बनाता है, पी टाइप बनाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं नीट 2021 एंड 2022 के क्वेश्चंस। हमारे सामने नीट 2021 का क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉल्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बताने। ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं इज इक्वल टू n, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं 2n, और हमारे सामने क्या है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट है। हेक्सागोनल के अंदर जो n होता है वो कितना होता है 6 होता है, तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल बताने तो वो 12 हो गए, और फिर ऑक्टाहेड्रल बताने तो वो 6 हो गए, तो आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट 2021 का ही क्वेश्चन है ये। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस
लेटिस यूनिट सेल इज, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने होते हैं टोटल, जो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस होते हैं उसमें बॉडी सेंटर्ड कितने होते हैं। अब ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये आ गया टेबल 1.3 से। टेबल 1.3 देख लेना है, एनसीईआरटी का पेज नंबर है 10, वहाँ पर देख लेना डायरेक्टली मेंशन है। तो वहाँ पर बीसीसी जो होती है वो 3 के अंदर मिलती है, एक तो हमें मिलती है क्यूबिक के अंदर, एक मिलती है टेट्रागोनल के अंदर, और एक मिलती है ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। तो वो टोटल 7 में से कितनों में मिलती है, 3 में मिलती है, तो आ गया 3। ओके, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने 22 का, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट बताना है। देखिए पी ब्लॉक और यहाँ से दोनों से मिलकर ये क्वेश्चन आया। जो पी ब्लॉक में जो कार्बन वाला वहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में बताया गया है, वहाँ से आया ये। ओके, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क, हमें करेक्ट बताना है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के पास में क्या 2 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, नहीं। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयोनिक, दोनों कोवेलेंट होते हैं, ये भी नहीं। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2, और डी है फोर्थ है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, केवल ग्रेफाइट होता है, डायमंड को ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। ओके, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पर भी डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में दिया हुआ है पेज नंबर 5 और 6 में, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। तो ये आपको बता दिया पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर वहाँ पर दिया है, तो कुछ ऑप्शन यहाँ से दिए, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। आप इनऑर्गेनिक में भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसेसन रीजन, क्वेश्चन पूछा गया 2022 का ही क्वेश्चन, आपको फिर बता दिया जाए। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है एसेसन और रीजन। एसेसन दिया है, देखिए ध्यान से समझ रहे हैं इसको। इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ जी, पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो आयोनिक न्यूट्रली रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं आयोनिक सॉलिड। इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटाइन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, अगर कुछ एक कैटाइन जो है वो मिसिंग भी हो जाए इट्स फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, अगर इसकी यूनिट सेल से कुछ एक कैटाइन मिसिंग भी हो जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल सही। इन एन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ कैटाइन फ्रॉम इट्स लेटिस साइड ऑफ इंटरस्टिशियल साइड मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब ध्यान से देखो, कैटाइन और एनायन जो होते हैं वो मिसिंग किस में होते हैं, स्कॉट की डिफेक्ट में होते हैं, फ्रैंकल में नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल सही लिखा है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात किया गया कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटाइन फ्रॉम इट्स लेटिस साइड इंटरस्टिशियल साइड मेंटेनिंग, और ये भी बिल्कुल सही लिखा है कि वो अपनी साइड से दूसरी जगह डिसलोकेशन हो जाता है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। बट पहले में ये बात कर रहे हैं कैटाइन मिसिंग फ्रॉम, तो वो स्कॉटकी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो रीज़न बता रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट का। अगर स्कॉटकी का बताते तो चलता, बट वो रीज़न किसका बता रहे हैं, फ्रैंकल का। अब दोनों अपने आप में सही तो हैं, बट यहाँ पर जब ऊपर वाले में स्कॉटकी डिफेक्ट की बात करें तो नीचे स्कॉटकी डिफेक्ट को डिटेल करना था, फ्रैंकल को नहीं बताना था। इसीलिए यहाँ पर जो रीज़न दिया है ना वो इसी एसेसन का रीज़न नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, बोथ 1 एंड R2 आर करेक्ट तो है, बट जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, आपको फ्रैंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट मिल जाएगा पेज नंबर 25 पे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, कॉपर क्रिस्टलाइन एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ हमारे सामने ये दे दिया गया है, द डेंसिटी हमारे सामने ये दे दिया, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। यूनिट सेल जो जेड दिया गया है वो हमारे सामने एफसीसी दिया गया है, मतलब जेड हो गया हमारे सामने 4, तो D इज इक्वल टू जेड एम अपॉन में A का क्यूब और NA है ना। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, ये M निकालना है। तो M निकालना है तो क्या हो गया हमारे सामने D इंटू A का क्यूब, ये हमारे सामने एज लेंथ दी हुई है, और हमारे सामने क्या हो गया उसके बाद में NA अपॉन में जेड कितना हो गया 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, डेंसिटी में ये लगा लीजिएगा, ए में ये लगा लीजिएगा, फिर उसका क्यूब कर लीजिएगा, NA हमें पता ही है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और जेड ये लगा लीजिएगा। जब इन सबको करोगे तो कैलकुलेशन कर लेना, और कैलकुलेशन जब करोगे तो आंसर आ जाएगा 63.1 U। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।